आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, हमने बात करी इनोवेशन, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, इस बजट के अंदर पूरा उन्होंने हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की है, मैन्युफैक्चरिंग को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब तक आप इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो रिपोज नहीं होगा, जो कि अभी शटर्ड है पिछले कुछ टाइम से, जिस वजह से एफआईआई ने, अगर आप 6 महीने पहले का समय याद करें तो डॉलर प्राइस कहां चला गया था, सिर्फ एफआईआई का पैसा विड्रॉ करने की वजह से। आज वो पैसा आपके पास वापस आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट दोबारा से क्रिएट हुआ है जी। उसमें रीट्रस्ट आने की वजह से। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स आजकल कोई थोड़े पैसों से नहीं लगते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और बहुत लंबे समय के लिए इंडस्ट्री लगाई जाती है, कोई भी छोटे समय के लिए। उससे छोटे मोटे टैक्सेशन तो सब अब्जॉर्ब होंगे, प्राइस प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा। सबसे मेजर पार्ट था कि जो पैसा आपके पास इन्वेस्टर लगाए और वो पैसा इंडस्ट्री में लग के और इंडस्ट्री ग्रो करे। इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पैसिव हो चुकी थी, बिल्कुल डिप्रेसिव मोड में थी, वो शायद अब दोबारा से एंथुसियास्टिक मोड में है। और शेयर मार्केट तो एक खाली इंडिकेटर है उसका, वो एक रिफ्लेक्टर है, आप उससे पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको मिलता है कि हम जा किधर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो शेयर मार्केट है वो उसको रिएक्ट कर रही है उस तरह से, एज ए क्लियर इंडिकेटर कि हम लोग आगे ग्रो करने की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ प्रोग्रेसिव बजट। और सबसे बड़ी बात है, ये सरकार 5 साल रहने वाली है, इसमें उनको कोई डिसीजन की प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू टेक ऑल डिसीजन। उसकी वजह से उनके पास बहुत आसान है अपने फैसले लेना और आगे रहना। और इसीलिए शायद कहा भी था कि जो बजट घाटा है उसको घाटा, और उसके अंदर ये सब चीजें जो कृषि का है, जहां से बैंक के लोन की बात है, 8 लाख करोड़ का टारगेट उनको दिया गया कि आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग एजेंसीज अगर ठीक बनाई जाएंगी तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हम उस आज से 25 साल पुराने वाले दौर में नहीं है जब ये सब चीजें हो जाया करती थी। बहुत आसान है, सॉइल टेस्टिंग लैब्स उन्होंने क्रिएट की, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज उन्होंने 2 लॉन्च की, एक हरियाणा में, एक शायद तेलंगाना में कहीं जी। हॉर्टिकल्चर तेलंगाना और हरियाणा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। तो हमारा, उन्होंने खुद कहा कि हमारी जीडीपी का 1/6 एग्रीकल्चर से आता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस एग्रीकल्चर को दोबारा से खड़ा करना होगा। और इसके पीछे शायद उनकी एक सोच, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है हम सब लोगों के लिए, महंगाई, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो घट गया है, और जो मौसम जिस तरह से अभी भी हम सुन रहे हैं कि इस साल सूखा पड़ रहा है और उससे बहुत परेशानी होने वाली है जी। उसके लिए उन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी एक अलग से क्रिएट किया, 500 करोड़ रुपए का। मौसम विभाग के लिए एक अलग से क्रिएट किया कि जो डिफरेंट मौसम आता है उसके लिए कैसे किया जाए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो कृषि के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जो एक बहुत बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है उनके पार्ट पे। और उसके साथ साथ ये खाली इस बजट को आप कृषि से नहीं जोड़ सकते। इस बार जो बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, एफडीआई से संतुलित है, टैक्स रैशनलाइजेशन भी है उसके साथ साथ, जो कि विद्याशंकर जी कह रहे थे कि उन्होंने साहसिक कदम नहीं उठाया। मेरे हिसाब से टैक्स रैशनलाइज करना, लिमिट को बढ़ाना, ये एक बहुत साहसिक कदम है। इस 40 दिन के अंदर ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था हम लोगों को कि ये कदम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जा पाएगा। एटीसी की लिमिट बहुत टाइम से पेंडिंग थी, उसको किया। तो ऐसा नहीं कि खाली एग्रीकल्चर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फर्क आएगा। जी बिल्कुल, टैक्स एग्जम्पशन। इस बजट में सबसे पहला सवाल मेरा विनोद रावल से है। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो बजट पेश हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट, कितने अंक दे रहे हैं आप इसे? आज तो नंबर बहुत ज्यादा है इनके, 10 में से 7 नंबर इनको दे सकते हैं हम, क्योंकि बहुत कम समय में बजट को प्लान करना था। 40 दिन के अंदर बजट प्लान होना था सिर्फ, और क्या क्या उस पर इनोवेटिव आइडियाज का स्टार्ट किया जा सकता है। इनोवेटिव आइडियाज नहीं, आइडिया सिर्फ दिए जा सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है 7 महीने के अंदर। सिर्फ 7 महीने का बजट है, ये इंटरिम बजट कह सकते हैं आप इसको। तो आप ये कह सकते हैं कि एक संतुलित बजट है, जितना इस छोटे पीरियड में किया जा सकता था, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने कोशिश की है। जी 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 जी। और आप क्या कहेंगे सर? कि हमने शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करी, बजट आने के बाद हमने तमाम जो वेतन लेने वाले हैं, वेतन भोगी हैं, उनके बारे में चर्चा करी। सबसे अहम जो मुद्दा अभी छूट रहा है वो है मार्केट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उस पर कितना असर होने वाला है, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर कितना असर होने वाला है इस बजट के बाद। आपसे हम जानना चाहेंगे विनोद जी,
मार्केट है लगातार, हालांकि काफी हाइप ले रहा है और काफी स्थिरता की भी बात की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उन पर कितना असर पड़ रहा है इस बजट के बाद? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बिल्कुल डिप्रेसिव मोड में था पिछले बहुत सालों से पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा राइज आने वाला है उसके अंदर, और आना भी चाहिए। किसी भी देश का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइज नहीं कर रहा है और एग्रीकल्चर, जैसे हम कृषि प्रधान देश हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज में समस्या है। तो पिछले कुछ समय से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था, जो चाइना हम पर हावी हो गया था, पूरी दुनिया की फैक्ट्री इस वक्त चाइना है। ऐसा नहीं कि चाइना हमें ही सप्लाई करता था, चाइना पूरी दुनिया को प्रोडक्शन सप्लाई करता है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो हमारे अपने देश में ही बनाए जा सकते थे उससे कम कीमत में। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारी एसएमईज उसके लिए सफिशिएंट थे, सेल्फ रिलायंस थे। कहीं ना कहीं वो बर्बाद होते चले गए, और वो आज ये समस्या है हमारे पास कि वो कहीं है ही नहीं, और उसी वजह से आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं, और महंगाई की जो समस्या है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो हमारे पास जनरेशन नहीं है उसका। तो इस बजट से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होने ही वाला है, एक उम्मीद जगी है। ऐसा लगा है कि उन्होंने कुछ वो जो इश्यूज हैं उनको टच किया है, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो डायमंड्स के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का हो, तो कहीं ना कहीं उन इश्यूज को टच करके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिवाइव करने की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाए हैं, जिससे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपका फूड प्रोसेसिंग, उसके साथ आपका स्टोरेज, आपके बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको, और सबसे जो मेजर इशू है वो है इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, कि वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेशन क्यों करें। दे आर हेयर टू मेक मनी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर योर सोशल ऑब्लिगेशंस। तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि आप एक स्टेबल कंट्री में हैं, जहां कोई इश्यूज नहीं है किसी तरह की, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई सोशियो इकोनॉमिक नहीं है। तो हियर यू कैन इन्वेस्ट मनी एंड योर मनी इज सेफ। ये सबसे एक बेसिक मुद्दा था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कह सकते हैं मार्केट ज्यादा खोला गया है, हालांकि मार्केट पहले से खुला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और खासतौर पर कॉर्पोरेट क्षेत्र में कहाँ कुछ असर होने वाला है? मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है, उस पर अगर हमें एक बार देख लें क्या कुछ असर हो सकता है, क्या कुछ बजट में इसमें प्रावधान किए गए हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर कहा जाए तो रोजगार बढ़ाने के मौके बढ़ाए जाएंगे, देश में रोजगार है उसको बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत उन्होंने कहा है, किस तरह से सुधारा जाएगा, हालांकि ये उन्होंने नक्कर तौर पर कुछ नहीं कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारेंगे। स्किल्स इंडिया और ग्राम ज्योति योजना शुरू की जाएगी। सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नए ग्रामीण ऊर्जा योजना को 500 करोड़ दिए जाएंगे। REIT को टैक्स पास थ्रू स्टेटस दिया जाएगा। ये बहुत अहम है। मनरेगा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चूंकि मनरेगा UPA 1 UPA 2 की बहुप्रतीक्षित योजना थी, इसमें कोई खास बजट में उसमें बदलाव नहीं किया गया है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है 14,389 करोड़ रुपए इस पर दिए गए हैं। ग्रामीण आवास योजना है 8,000 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया है। जो रूरल एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान, 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और साथ ही जो ग्रामीण पानी आपूर्ति है 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर हम बात करें विनोद जी, जो स्किल्स इंडिया योजना और ग्राम ज्योति योजना इसे शुरू किया जाएगा, ये आपको किस तरह से लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार दो तरह से पैदा किया जा सकता है। एक तो ये है कि हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास FDI आएगी, PPP मॉडल के अंदर आपको जो रोजगार मिलता है। दूसरा रोजगार है कि हम सेल्फ स्किल्ड, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जहां हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता था, वो हम कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट को खो गए हैं। हमारे यहाँ ITI हुआ करते थे, जहां पे लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन बना करते थे, तो वो अपना एक रोजगार चलाया करते थे, जो वो अब आज आपको प्लम्बर नहीं ढूंढे से नहीं मिलता है। तो वो ग्राम ज्योति योजना और ये जो गांवों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हम उनको स्किल्ड लेबर क्रिएट करने की बात है। आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेबर की बहुत बड़ी फौज खड़ी है, लेकिन अगर आप पूरा थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वो उतने स्किल्ड नहीं है कि उनको कहां लगाया जाए, ये कहीं हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो सबके सब इसी तरह से कि आप कहीं भी लगा दीजिए।
तो कहीं ना कहीं वो स्किल उनको देना जरूरी है। स्किल और स्केल जी ये दोनों आपको लाने पड़ेंगे और दोनों ला भी रहे हैं। जी। तो वो स्किल की तरफ ये कदम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जिस स्किल की तरफ। और एक और जो खास चीज इसमें हमने देखी है कि काफी कुछ मॉडर्नाइज्ड बजट लग रहा है, एफडीआई काफी खोला गया है, और चाहे 49% जो है एफडीआई खोल दिया गया है तमाम योजनाओं के लिए। क्या माना जाए कि जो विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा है? देखिए, जहां तक विदेशी हस्तक्षेप की बात है, इकोनॉमिक्स के साथ पूरी दुनिया अब एक बाजार है। अब आप अपने आप को आंखें बंद करके आप एक उसमें नहीं रह सकते। अब वो बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। आज हम जी। इंटरनेट के जमाने में यहाँ बैठे बैठे आप सब कुछ देख सकते हैं। तो हम वो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस सिनेरियो से बाहर आ चुके हैं। तो ये दोनों एक्सपेक्टेड एफडीआईज थे, डिफेंस का भी और इंश्योरेंस का भी। जी। तो ये दोनों में लेकर आए, सबसे अच्छा जो वेलकम स्टेप है। उसके बाद जो रियल एस्टेट में भी स्मार्ट सिटीज के साथ जो एफडीआई लाने जी, की जी। बात हो रही, तो वो एक आप कह सकते हैं कि हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई इनोवेटिव आएगा अभी। बट वो डिफेंस में भी अगर आप देखें तो आपका सारा जो इक्विपमेंट है जी वो आप बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता जी। है। तो ये सारे का सारा जो आप पूरे बजट को अगर देखें जी। घुमा करके किधर से भी, तो आपको ऐसा लगता है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ कहीं गए हैं। जी चाहे वो एफडीआई के थ्रू करना पड़ रहा हो, क्योंकि हमें स्टार्ट जी। करने के लिए पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो नहीं है हमारे पास। तो हमारी और तरीके हो सकते हैं, वो आने वाले समय में अब देखेंगे कि कहाँ कोई बॉन्ड से जनरेट करते हैं जी। पैसा। किसान विकास पत्र एक जगह बोला उन्होंने, एक लाइन अभी जी। आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे वो कैसे दिया, क्योंकि जी। उन्होंने कहा बैंकेबल है या नहीं है, दोनों में हम किसान विकास और ये पत्र भी ला रहे हैं। कहा था कि मनरेगा और ये जो स्किल डेवलपमेंट की आप जो बात करें उसको भी जोड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, मनरेगा को डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने जी। किसी भी तरह से, जबकि कुछ एमपीज को लगा था कि ऐसा होने उसको वाला है। हटाया तो जाएगा, वेल ये में भी शोर कहा भी गया था था। और के जी। मनरेगा, तो उन्होंने जी। कहा हम टच नहीं कर रहे हैं उसको। जी तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर कोई अच्छी स्कीम है तो उसको क्यों ना हम क्यों जी। नहीं इसको एक देश की तरह देखें। जी। ये यूपीए 1 का स्कीम था या एनडीए का था, अगर कोई स्कीम अच्छी है तो हमें उसको कंटिन्यू तो करके विनोद जी, आगे ले आपको जाना क्या लग चाहिए। रहा है इसमें जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर कितना खुश हुआ होगा बजट के बाद? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की जहां तक खुश होने की बात है, अभी बहुत कम समय है उस पर रिएक्ट करने का, क्योंकि ये सिर्फ 7 महीने का बजट है। इससे आप डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं क्या आने वाला है। कड़वी दवाई रोड मैप अभी कह सकते हैं। आज आपको उतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शायद कुछ आने वाली होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ कड़वी दवाई और दी संदीप जाएगी। जी, आप क्या कह रहे हैं इस पर? जोड़ा जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद जी, आपको लग रहा है काफी बैलेंस्ड या फिर बैलेंसिंग एक्ट है ये? बैलेंसिंग एक्ट आप जी। इसको कह सकते हैं, क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम में इससे ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता जी। था। बहुत ज्यादा चेंजेस हैं भी नहीं। अगर आप जी। पुराने बजट को देखें तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें क्या एक रोड मैप दिया गया है कि जी। बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और एफडीआई, पीपीपी, अगर आप इनको लें तो हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जी। अगर आप इस बजट को लें ब्रीफ में, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, एफडीआई और टैक्स रियलाइजेशन, और उसके बाद अगर आप आए तो आप एजुकेशन, आईआईटी, आईएम, एम्स, जी इन सबको जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पूरे सेक्टर्स को कवर करता हुआ बजट जी। है। कहीं ना कहीं टच किया है। एफटीआई आपके डिफेंस को भी कवर करता है, उसके साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए एम्स को करता है, उधर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जी। आईआईटी, आईएम करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अपना जी। एलोकेशन देते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे इसमें कहीं ना कहीं हर पहलू को, जो उनका मैनिफेस्टो का पार्ट था, उसको टच करने की उन्होंने जी। कोशिश की है। जी तो आने वाले वक्त में अभी इसका कंप्लीट रोड मैप जो है वो बाद में आएगा। तो ये अब 7 मंथ्स का है, तो हम 7 मंथ्स के हिसाब से हम इसको मान करके चलें कि उन्होंने एक आइडिया दिया है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिससे कि जो इन्वेस्टर है, जो हम एफडीआई में पैसा लाना चाहता है, उसको जी। ये आइडिया हो जाए कि हम बेसिकली हम प्लान क्या कर रहे हैं। जी तो आप कह रहे हैं कि हम रोड मैप देने की कोशिश की है, आगे के प्लान क्या होने वाले वो दिखाने की कोशिश की। क्या आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर इससे अट्रैक्ट हो पाएंगे, या एक पॉजिटिव सिग्नल गया है इससे? जी 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 बिल्कुल। इससे क्लियर कट मैसेज है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था उसी को फॉलो करने जा रहे हैं। जी तो हमने डिटेल से वो मैनिफेस्टोज भी पढ़े हैं, हमने यूपीएस के भी पढ़े, तो उससे रोड मैप क्लियर है। तो वो जो रोड मैप है, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, जो सपने उन्होंने दिखाए जी। थे, जो अच्छे दिन आने वाले हैं जी। का वादा उन्होंने किया था, तो उसके लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी आगे बढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं जिधर हमें जाना है। तो जी कम से कम हम ये बता रहे हैं कि हमने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, जी हम वही हैं उसी पर। जी, यानी कि जादू की